नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत आप सभी का न्यूज इंडिया में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कैथल के नीम साहिब गुरुद्वारे में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दरअसल डोंगरा गेट स्थित गुरुद्वारे में कार सेवा की प्रधानी को लेकर विवाद हो गया है। इसमें एक पक्ष ने फायरिंग कर दी और इस घटना में करीब 5 लोगों को गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए शहर के निजी और सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। घायलों में जोगा सिंह को पेट में गोली लगने पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारा गद्दी के कब्जे को लेकर एक गुट ने सिख संगत पर हमला बोल दिया। इस मामले में 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी ने किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि किसानों की आड़ में कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, जबकि बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से किसान हितैषी है। तीनों कृषि कानून भी सरकार किसानों के हित में ही लेकर आई है। सैनी बुधवार को रोहतक के कैनाल रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वार्ता के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ये बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी कई बार कह चुके हैं। वहीं बीजेपी सांसद ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों का गुणगान भी किया। दरअसल नायब सिंह सैनी पिछले 2 दिन से रोहतक में ही थे। वे पार्टी संगठन की बैठक के सिलसिले में यहाँ आए थे। ये जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ, हर मुख्यमंत्री ने अपने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी मजबूत भूमिका अदा की है, परंतु कार्य की दृष्टि से, हरियाणा के अंदर समान विकास की दृष्टि से, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दृष्टि से अगर किसी मुख्यमंत्री ने काम किया है तो वो इन 7 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी ने मजबूत काम किया है। रोहतक में ट्रैफिक पुलिस का चालान अभियान लगातार जारी है। इसके तहत आज किला रोड पर एएसआई कृष्ण चंद्र ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे। हालांकि इस दौरान पुलिस कार चालकों और 2 पहिया वाहन चालकों में भेदभाव करती हुई नजर आई है। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ बाइक वालों के चालान काटती नजर आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस की ओर से सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कार चालकों को रोका नहीं जा रहा। वहीं स्कूटी सवार महिलाओं को भी पुलिस रोकती नहीं दिखी। जब इस भेदभाव के बारे में पुलिस प्रशासन से बातचीत की गई तो उन्होंने इससे साफ नकारा। पुलिस ने कहा कि हम सभी को रोक रहे हैं, लेकिन तस्वीरें इसके उलट ही बयान कर रही हैं। न्यूज़ इंडिया में आपके साथ मैं पालसुना। अभी हम मौजूद है रोहतक के किला रोड पर। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कि चालान रोजाना कितने काटे जा रहे हैं और चालान किस चीज़ के काटे जा रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? एएसआई कृष्ण चंद्र है जी। चालान काटे जा रहे हैं, रोजाना कितने चालान काटे जा रहे हैं? ये टोटल गिनती तो है नहीं, जैसे ज़्यादा हेलमेट वाले हैं, फिर एक 2 नंबर प्लेट के हैं, ट्रिपल सवारी है, उनके एक दिन में कितने चालान काटे जा रहे हैं? अलग अलग वो लगा रखे हैं। 4 दिन 4 है जी। कभी 50 काट देते, कभी 30, कभी 40, वो देखा जाता है। वही बात करें चालान की, आप लड़कों के चालान काट रहे हैं। हमने खुद देखा कि लड़कियां जा रही है, आप लड़कियों के चालान नहीं काट रहे हैं। लड़कियों के से थोड़ा जी, जो स्टूडेंट है ना, लड़कियाँ पढ़ने वाले बच्चे, उनके नहीं कम करते हैं। ये बात छोड़ते हैं, वही बात करें कि बाइकों और गाड़ियों की। आप सिर्फ बाइक वालों को रोक रहे हैं, गाड़ी वालों ने किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, आपने एक भी गाड़ी नहीं रोकी। ऐसा क्यों? क्या उनके लिए कोई कानून नहीं है? उनके लिए कोई नियम नहीं है? नहीं, गाड़ी भी रोकते हैं जी। जो वो बगैर सीट बेल्ट आता है उसको गाड़ी को रोकते हैं। और शहर में अभी इतनी गाड़ियाँ गई हैं विदाउट सीट बेल्ट के, आपने एक भी गाड़ी नहीं रोकी। शहर में जैसे विदाउट सीट बेल्ट के लिए जी थोड़ा गाड़ी आराम से चलती हैं, इसलिए भीड़ में हम उनके कम रोकते हैं, यो जाम ना लग जाए। जाम का कारण कोरोना की तीसरी लहर अपना पैर पसार रही है, उसको लेकर आप आने जाने के लिए लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? हम मास्क लगाने के लिए, और ज़्यादा इकट्ठे ना हो, अपनी गाड़ी पाओ तो हेलमेट और मास्क जरूर लगाओ। वही बात करें कोरोना काल में आपको कितनी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोरोना काल में पूरा देश बंद था, लेकिन फिर भी दिक्कत आ जा रहे थे। आपने लोगों को किस तरह से चेतावनियाँ दी? हमने जैसे जी, हम तो हमारी तो कोई छुट्टी नहीं थी ना कोई रेस्ट था। हम तो कोरोना काल में रोड पर पुलिस दिख रही जो आओ था उसको शिक्षा दे रहे थे, भाई आप अपना जरूरी कोई काम हो इमरजेंसी तो उस काम के लिए आओ, नहीं तो अपने घर रहो। और यहीं आते हो तो मास्क वगैरह और अपनी सुविधा सारी, सैनिटाइजर वगैरह साथ, हाथ धो, उसके साथ उसकी सुविधा बनाओ आप। रोहतक के विजयनगर हत्याकांड में आरोपी अभिषेक मलिक के वकील मोहित वर्मा के आरोपों पर बुधवार को रोहतक पुलिस का जवाब आया है। डीएसपी गोरखपाल राणा का कहना है कि इस हत्याकांड में अब तक अभिषेक के दोस्त कार्तिक लटवाल की कोई भूमिका मिली नहीं है। हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी ने कार्तिक से गहनता से पूछताछ की है, लेकिन मिलीभगत नहीं मिली है।
वो सिर्फ पैसे के लेने के लिए ही रोहतक आया था। भविष्य में जब भी जरूरत होगी उससे पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। वहीं डीएसपी ने बताया कि 31 अगस्त की रात को जब अभिषेक मलिक को गिरफ्तार किया गया, उसी समय मामा प्रवीण की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 120 भी 34 भी जोड़ दी गई। गौरतलब है कि एक दिन पहले अभिषेक मलिक के वकील मोहित वर्मा ने इस हत्याकांड में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। जो दोषी था फिर वो गिरफ्तार हो चुका है। रहा कार्तिक की जो बात है, अभी तक उसके खिलाफ कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं आया कि उसको गिरफ्तार किया जा सके। तो आपने उससे पूछताछ की होगी? हमने उससे कुछ बताया? पूछताछ की है। पूछताछ घटना के टाइम पे होटल में था, ना उसकी कोई इसमें कोई मिली भगत पाई गई अभी तक, ना ही कोई ऐसे कोई एविडेंस सामने आई है कि उसने इस मामले को कोई हेल्प की हो इसकी। तो वेपन बरामदगी के बारे में जब इससे पूछ रहे थे वेपन कहाँ रखा है, जी मैंने उत्तराखंड भेज दिया, रखवा दिया है, भिजवा दिया है, तरह तरह के इसने शुरू में झूठ बोले, जब की बातें हैं, जब झूठ बोलने की बातें थी। उसके बाद वो लाइन पे आ गया था, उसने बता दिया था वेपन कहाँ है कहाँ नहीं है। जिस समय घटना हुई है ये दोनों उस समय होटल में थे। घटना के बाद ये लड़का होटल में गया था उसके पास, इनका पैसे को आपस की बातचीत थी। ये फर्स्ट डे इसकी गिरफ्तारी डाली गई थी कि इसके साथ कोई ना कोई जरूर होगा, लेकिन इसकी 5 दिन के रिमांड के दौरान हर एक मिनट के बाद एसआईटी गठित थी हमारी, इसमें हर एक मिनट के बाद एसआईटी ने अपनी जांच की है, लेकिन ऐसी कोई बात सामने। भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान और प्रो कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा ने आज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रो कबड्डी का सीजन दिसंबर से शुरू हो जाएगा। साथ ही बताया कि कोरोना महामारी के चलते पिछले करीब 2 साल से प्रो कबड्डी के मुकाबले नहीं हुए हैं। दीपक हुड्डा ने कहा कि जब आईपीएल सीजन शुरू हो सकता है तो प्रो कबड्डी क्यों नहीं। गौरतलब है कि दीपक निवास हुड्डा इस बार फिर बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन की टीम जयपुर पिंक पैंथर्स की ओर से खेलेंगे। पिंक पैंथर्स ने उन्हें 55 लाख रुपए में खरीदा है। तकरीबन 2 साल हो गए मैं वेट करते हुए कबड्डी, और जितनी प्रोग्रेस हुई थी वो प्रो कबड्डी की वजह से हुई थी। कबड्डी की यहाँ पे पूरा दुनिया जानता है प्रो कबड्डी की वजह से हम कहाँ पे हैं, और सेकंड मोस्ट वाचिंग स्पोर्ट है क्रिकेट के बाद, आईपीएल के बाद, कि प्रो कबड्डी इतना ज़्यादा देखा जाता है। मैं आईपीएल भी दूसरा सीजन भी हो रहा है, तो ये तो इतनी तो कोई घबराने की तो बात है नहीं। हम पूरे नियम से, पूरे कायदे कानून से, पूरी देख रेख में करेंगे और जल्दी ही धमाका होने वाला। प्रो कबड्डी दिसंबर में मोस्टली स्टार्ट हो जाएगी। रोहतक में दिल्ली बाईपास चौक के नजदीक बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर की ओर से बुधवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मिट्टी से भगवान गणेश की मूर्तियां बनाना सिखाया गया। ये कार्यशाला वीरवार को भी चलेगी। कार्यशाला के दौरान शिल्पकारों ने भगवान गणेश की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाना सिखाया। इस कार्यशाला में 12 साल से ऊपर आयु का कोई भी प्रतिभागी हिस्सा ले सकता है। इच्छुक प्रतिभागी मौके पर ही पंजीकरण भी करवा सकते हैं। वहीं कोरोना महामारी के मद्देनजर कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों के लिए नियम तय किए गए हैं। यहाँ पर एक बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर द्वारा यहाँ की डायरेक्टर जो मिसेस संध्या जैन, समृद्धि जैन है, उनके द्वारा इस सेंटर पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें मिट्टी के श्री गणेश बनाना निःशुल्क सिखाया जा रहा है। आर्टिस्ट दिल्ली से आए हुए हैं और वो सबको ये सिखा रहे हैं। दिल्ली से फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ, दिल्ली कॉलेज से ही हूँ और लास्ट 2018 पास आउट हूँ, और तब से ही मैं ये सब क्लासेज और स्कल्पचर कर रहा हूँ। और मेरा एक स्टूडियो है, मृदा आर्ट स्टूडियो के नाम से, उसमें एक फ्रीलांसिंग स्कल्पचर आर्टिस्ट हूँ। बेसिकली मेरे को 11 इयर्स के अबव हो गया है जिससे मैं सिखा रहा हूँ। नहीं, ये सारी चीज़ों में सारे ही मीडियम्स में स्कल्पचर्स का यूज़ करते हैं, जैसे भी मेटल हुआ, स्टोन हुआ, फाइबर हुआ, जो भी मटेरियल स्कल्पचर का होता है उन सब में ही यूज़ करते हैं। रोहतक में पर्यावरण को बचाने के लिए चलाई जा रही मेगा मुहिम के तहत आज दिल्ली रोड गढ़ी सापला के बाबा काली धाम आश्रम में 14 फुट के 78 पौधे लगाए गए और आश्रम के प्रांगण को हरा भरा किया गया, जिससे आश्रम का वातावरण एकदम स्वच्छ हो गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे समाजसेवी राजेश जैन, बाबा कालिदास महाराज और श्रद्धालुओं ने मिलकर पौधारोपण किया। बता दें कि एलपीएस बोजार्ड के एमडी राजेश जैन द्वारा आयोजित यूनिवर्सल पैरिसिशन क्रूज, नगर निगम रोहतक, बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर और हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रोहतक के तत्वाधान में पर्यावरण को बचाने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान अशोक, अमलतास, चांदनी, केसिया, बोगनविलिया के पौधे लगाए गए। वहीं पौधों की देखरेख और पानी देने की जिम्मेदारी आश्रम में रह रहे श्रद्धालुओं और समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने ली। रोहतक की आरती ने नेशनल किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, जिसका शहर पहुंचने पर परिजनों ने जोरदार स्वागत किया। हालांकि इस दौरान किसी मंत्री या अधिकारी की बधाई न मिलने से गोल्डन गर्ल आरती आहत दिखाई दी।
गोल्डन गर्ल का कहना है कि सरकार भले ही उसका सम्मान ना करे, लेकिन वो बॉक्सिंग खेल में बेहतर प्रदर्शन जारी रख विश्व स्तर पर मेडल जीतकर अपने गुरु राजकुमार सैनी और माता पिता के अलावा रोहतक, हरियाणा, प्रदेश और देश का नाम रोशन करेगी। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। आपके साथ मैं पायल शर्मा। अभी हम मौजूद हैं रोहतक की पुरानी सब्जी मंडी कच्ची गड़ी मोहल्ला में। रोहतक की बेटी आरती ने नेशनल की बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है, जिसको लेकर हमारे साथ आरती भी मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि इनको सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिला और ये लड़कियों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आज भी कहीं ना कहीं शहर की लड़कियाँ, हरियाणा की लड़कियाँ कहीं ना कहीं बंदिश में हैं। तो आप देख रहे हैं कि रोहतक की बेटी आरती ने नाम जीता, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया और जिसके चलते हरियाणा का तो नाम रोशन किया। हमारे साथ आरती मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। लड़कियों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं आप? मैं लड़की को यही प्रेरणा देना चाहती हूँ कि वो ये गेम्स सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूर सीखे। सेल्फ डिफेंस। यस। कितने समय से आप प्रैक्टिस कर रहे थे? मैं कम से कम 6 साल। 6 साल से। जब आपने मेडल जीता, सरकार की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला? सरकार की तरफ से कुछ भी सहयोग नहीं मिला। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? मम्मी पापा। मम्मी पापा का। अभी हमारे साथ कोच साहब भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इनका क्या कहना है? आरती बहुत मेहनती लड़की है और इसने जो है अच्छी फाइट दिखाई और इसने गोल्ड मेडल जीता। सरकार की तरफ से आरती को क्या सहयोग मिला? सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिला मैम। लड़कियों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम सेल्फ डिफेंस के लिए जो मार्शल आर्ट जरूर सीखे। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आज भी हरियाणा में लड़कियां बंदिश में रह रही है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? बंदिश में तो है, तो उसके लिए तो यही है कि पेरेंट्स को चाहिए कि लड़कियों को जो है खेलने के लिए या प्रैक्टिस के लिए ज़रूर भेजें और उनको खुली छूट दे ताकि वे अचीवमेंट दिला सके स्पोर्ट्स में। कितने समय से आरती आपके पास प्रैक्टिस कर रही है? आरती 6 साल से प्रैक्टिस कर रही है। आरती के पापा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आरती गोल्ड मेडल जीत के लाई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत खुशी है। लड़कियों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? लड़कियों को प्रेरणा, लड़की नहीं होती, बेटा होता है जी। हाँ जी, ये अपनी बड़ी सोच होती है जी, लड़की को लड़की समझे। मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है। पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सपना चौधरी की हरियाणा के सिरसा में एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। लोग श्रद्धांजलि देते हुए सपना की तस्वीरें शेयर करते हुए दुख जता रहे हैं। सपना चौधरी की मौत से जुड़े पोस्ट फेसबुक पर काफी वायरल हो रही हैं, लेकिन सपना चौधरी के निधन की खबर झूठी है। हरियाणा की देसी क्वीन सपना एकदम सही सलामत है। दरअसल 29 अगस्त को हरियाणा के सिरसा के पास एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और एक 30 वर्षीय युवती की मौत हो गई थी। खबरों के अनुसार वो एक संगीत कलाकार थी और उसका नाम सपना था, जिसके बाद ये अफवाह फैली कि सपना चौधरी की मौत हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।